एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। तो जल्दी जल्दी इस कमेंट बॉक्स में सब लोग ड्रॉप करें अपना नेम और लोकेशन कि वो कहाँ कहाँ से वीडियोस के जो लिंक है वो देख रहे हैं। और अगर किसी को कोई भी इंक्वायरी है तो वो अपना डाउट जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। अपनी अटेंडेंस जल्दी से लगा दो कमेंट बॉक्स में। कोचिंग क्लासेस आर ऑल्सो अवेलेबल एट सेक्टर 18 चंडीगढ़। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है कोचिंग क्लासेस लेने के लिए तो वो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप इन कर सकता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी का नाम है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, या फिर इसको हम अकाउंटिंग असम्पशंस भी बोल सकते हैं। और दूसरी का नाम है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कंसेप्ट के अंदर हमने तीन मेन कहें, फंडामेंटल कहें या फिर बेसिक कहें कंसेप्ट्स पढ़ने हैं। पहले का नाम है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, दूसरे का नाम है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, और तीसरे का नाम है बच्चों एक्रूअल कंसेप्ट। इसके बाद हम टोटल में 11 पढ़ेंगे, 1 2 3 4, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। सबसे पहले हम समझते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये कहता है कि बिजनेस जो है वो कंटिन्यू होगा फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसी कंसेप्ट करके ना हम लोग कुछ एजम्पशंस मतलब कुछ कंसेप्ट्स लेके चलते हैं बिजनेस में। जैसे कि पहला हो गया हमारा कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। देखो बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो हमारा विद इन 1 ईयर कंज्यूम हो जाता है। तो क्या हो रहा है, अगर हम ये मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस लंबे टाइम के लिए रन करेगा, तभी तो हमने ये कंसेप्ट्स बनाए हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। इसी तरह से जो हमारे एसेट्स होते हैं वो हम बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और उनको धीरे धीरे डेप्रिशिएट किया जाता है। अब ये डेप्रिशिएशन हम लगाते हैं, सपोज मैंने एसेट लिया था 5 लाख रुपीज़ का, और मेरे को पता है कि ये एसेट मुझे 10 साल तक बेनिफिट देगा, तो मैं सोचती हूँ 10 ईयर्स में मैं इसकी वैल्यू को डेप्रिशिएट कर दूंगी। मैंने 10 ईयर्स क्यों लिया, क्योंकि हम ये लेके चलते हैं कि बिजनेस जो चलेगा हमारा लंबे टाइम के लिए चलेगा। कोई भी बंदा बिजनेस शुरू करते हुए ये नहीं सोचता कि मैं आज बिजनेस शुरू करूं और कल ख़त्म कर दूं। तीसरा अगर आप समझना चाहें तो इसमें होता है जो आउटसाइड पार्टीज होती हैं, जैसे कि हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, वो हमारे साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इनका बिजनेस लंबे टाइम तक चलेगा तो हमें हमारा पैसा मिल जाएगा। हम लोन्स भी इसी कंसेप्ट करके ले पाते हैं। लोग हमारे परचेज करते हैं डिबेंचर्स। एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम क्यों कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस करते हैं। वो हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हम ये लेके चलते हैं कि हमारा बिजनेस जो है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलेगा। तो जो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना बेटा, ये सब एक्सर्शन रीजनिंग के लिए आते हैं, 1 मार्कर्स आते हैं, या कोई क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड होते हैं। आपको एक कंडीशन दे दी जाएगी और पूछा जाएगा बताइए यहाँ पे कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूज हो रहा है, तो उसका आंसर आप तभी कर पाएंगे जब ये सारा कंसेप्ट आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। देखिए, अब दूसरा है हमारा कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। ये कंसेप्ट ये कहता है जो भी हमने एक तरीका अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में यूज़ कर लिया है उसे ही हम आने वाले सालों में यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए समझते हैं, डेप्रिसिएशन निकालने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड
और दूसरा होता है रिटन डाउन मेथड। अब जैसे हमने सपोज मशीनरी ली है ₹5 लाख की, और हमें लगता है कि हमारी ये मशीनरी 10 ईयर्स तक चल सकती है, और फिर हमें लगता है कि हम इसके हिसाब से समझ पाते हैं कि हमें इस पर 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। तो हर साल जो डेप्रिसिएटेड वैल्यू हो जाएगी स्ट्रेट लाइन मेथड में हो जाएगी 50,000। मतलब पहले साल बुक्स में हमारी मशीन दिखेगी 5 लाख की, हम उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे एट द एंड ऑफ द ईयर 50,000 का। फिर अगले साल हमारी बुक्स में मशीन दिखेगी 4,50,000 की। इसी फिर हम इस साल डेप्रिसिएशन लगाएंगे फिर से 50,000 का, और हमें अगले साल बुक्स में मशीनरी दिखेगी अपनी 4 लाख की। ये प्रोसेस इसी तरह 10 ईयर्स तक कंटिन्यू रहेगा। अब रिटर्न डाउन में क्या होता है? रिटर्न डाउन में अगर हमारी मशीनरी 5 लाख की थी, पहले साल हमने इस वैल्यू पे 10% डेप्रिसिएशन लगाया, अमाउंट आया 50,000। नेक्स्ट ईयर हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट से मशीनरी दिखेगी 4,50,000 की। अब क्या होगा, हम इस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे, इस वैल्यू पे नहीं लगाएंगे। रिटर्न डाउन मेथड कहता है जो बची हुई वैल्यू है मशीनरी की उस पे डेप्रिसिएशन लगाना है। तो इसका लगेगा 45,000। तो थर्ड ईयर हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मशीन की वैल्यू दिखेगी 4,05,000। अब थर्ड ईयर के एंड पे हम लगाएंगे फिर से इस अमाउंट पे 10% डेप्रिसिएशन, जो कि होगा 40,500, और ये प्रोसेस हमारा फिर से 10 ईयर्स तक काउंट चलेगा। अब क्या होता है, अगर हम सपोज अपना मेथड चेंज कर लेते हैं तो हमारे प्रॉफिट्स में फ़र्क पड़ जाता है। इसलिए अकाउंट्स कहता है कि हमने जो एक तरीका साल फर्स्ट ईयर में यूज़ करा है वो ही हम आने वाले सालों में यूज़ करेंगे। लेकिन बेटा इसका मतलब ये नहीं है कि हम कभी भी अपने मेथड्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। हम डेफिनेटली उनको चेंज कर सकते हैं। अगर हमारा अकाउंटेंट हमें बोलता है कि ये प्रिंसिपल को चेंज करके हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बेटर दिखा पाएंगे फॉर देयर यूज़र्स। इसी तरह अगर कोई लॉ में चेंज होता है, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंज होता है, तो हमें उन चेंजेस को कर सकते हैं। दिस इज द कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। नेक्स्ट हम सीखते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट है बेटा हमारा थर्ड कंसेप्ट, एक्यूरल कंसेप्ट। एक्यूरल कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक्यूरल कंसेप्ट ये कहता है कि ट्रांजैक्शंस तब रिकॉर्ड करनी है जब हम उनमें एंटर करें, ना कि तब जब हमें उसका अमाउंट मिले। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सपोज आपने अपने गुड्स सोल्ड करे हैं 1 जनवरी 2026 को, और आपको इससे जो अमाउंट आएगा वो आएगा सपोज 20 सितंबर को। देखो पहले क्या होता था, हम ना कैश बेसिस यूज़ होता था। कैश बेसिस का क्या मतलब था कि लोग ना तब ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते थे जब उन्हें अपनी बेची हुई चीज़ों के अगेंस्ट पैसा मिल जाता था, या जब वो खरीदी हुई चीज़ों के अगेंस्ट पैसे दे देते थे। लेकिन एक्यूरल कंसेप्ट बिल्कुल अलग है। ये कहता है ट्रांजैक्शंस तब रिकॉर्ड होंगी व्हेन यू हैव एंटर्ड इनटू इट, वेदर यू हैव रिसीव्ड द अमाउंट और पेड द अमाउंट। अब देखो, अब जिस दिन हमने गुड्स सोल्ड करे हैं तो हम क्या हुआ है, जो ऑनरशिप है गुड्स की वो ट्रांसफ़र हो गई है, तो हमारी जर्नल एंट्री में बनेगी जो भी हमारा डेटर होगा, डेटर्स अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। पहले हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये चीज़ें नहीं किया करते थे, सिर्फ कैश बेसिस को देखा करते थे। ये कंसेप्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो होता क्या है, सपोज मैं सेल क्रेडिट पे ही करती जा रही हैं। पहले हमने 10,000 का सेल कर दिया, हमने 20,000 का सेल कर दिया, लेकिन कैश हमारा आना था सपोज 7 मंथ्स बाद। अब जो ऑनर है वो 3 महीने बाद चेक करता है कि भाई मैंने कितनी सेल्स करी है, तो उसके पास तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है ना कि उसने कितना अमाउंट बेचा है, कितने गुड्स बेचे हैं या कितने गुड्स खरीदे हैं। इसलिए प्रिंसिपल कहता है कि ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर एंटर्ड इनटू वेदर अमाउंट इज एक्सचेंज्ड और नॉट। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आता है हमारे और अदर प्रिंसिपल्स। अदर प्रिंसिपल्स में सबसे पहला प्रिंसिपल है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस की एंटिटी अलग होगी ऑनर से। जो एंट्रीज होती हैं ना बच्चों, जो हमारी रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस करते हैं, ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते हैं। इसी प्रिंसिपल करके ऐसा होता है। इसी प्रिंसिपल करके हम जो है ऑनर को अपनी
लेबिलिटी में दिखाते हैं। जो ऑनर्स की कैपिटल होती है ना, वो लेबिलिटी साइड दिखाई जाती है। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि बिजनेस जो है ऑनर को अपनी लेबिलिटी में क्यों दिखाता है। वो इसलिए दिखाता है क्योंकि वो फॉलो कर रहा है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट प्रिंसिपल है बच्चों मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल ये कहता है जो भी चीजें मनी के टर्म्स में आप बता सकते हैं उन्हीं को हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे समझते हैं, सपोज पहले मुझे प्रॉफिट होता था 10 लाख रुपीस का पर ईयर। अब क्या हुआ, मैंने अपना ना मैनेजर चेंज कर लिया। अब इस नए मैनेजर के आने से वो इतना एफिशिएंट था, इतनी अच्छी तरह काम करता था, सब कुछ इतना अच्छा मैनेज करता था कि ऑल ऑफ सडन जो मेरा प्रॉफिट है ना 15 लाख रुपीस हो गया पर ईयर। अब देखिए जो इंक्रीज इन प्रॉफिट हुआ है ये इस मैनेजर के अच्छे काम करने से हुआ है, लेकिन मैं इस चीज़ को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं रिकॉर्ड कर सकती। तो जो भी मनी में चीज़ें मेजर करी जा सकती हैं उन्हीं को हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, बाकी हम कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। अनदर प्रिंसिपल है बच्चों हमारा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि देखिए हमने सबसे पहले क्या सीखा था, गोइंग कंसर्न में ये सीखा था कि हम ये बिजनेस जब भी शुरू करते हैं ना, ये अजम्पशन लेके चलते हैं कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टाइम के लिए चलेगा। तो भाई ऐसा तो है नहीं है कि आज हमने बिजनेस शुरू करा और बिजनेस हमारा 15 साल तक चल रहा है तो आफ्टर 15 ईयर्स मैं देखूंगी मुझे प्रॉफिट है या लॉस है, ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए हमने जो है अपने बिजनेस को छोटे छोटे स्मॉलर पीरियड्स में बांट दिया है और वो है 12 मंथ्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर, जो कि 1 अप्रैल हर साल शुरू होके 31 मार्च नेक्स्ट ईयर को ख़त्म होता है। ये प्रिंसिपल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑनर्स के लिए, अदर यूजर्स के लिए, मैनेजर्स के लिए। देखिए होता क्या है, जैसे हमने एक साल अपना बिजनेस रन कर लिया तो भाई अब हमें तो पता होना चाहिए ना हमने उस साल प्रॉफिट करा या लॉस करा। अगर कोई इन्वेस्टर हमारे पास इन्वेस्ट करना चाहता है मनी, तो वो कैसे इन्वेस्ट करेगा जब तक वो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, हमारी बैलेंस शीट को ना चेक करे। बैलेंस शीट को देख के तो वो समझ पाएगा कि ये फर्म में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या मैं सेफ रहूँगा। तो ये जो प्रिंसिपल है इसलिए अपनाया गया है ताकि इसी प्रिंसिपल करके जो है ना, जो गवर्नमेंट्स हैं या गवर्नमेंट के बेनिफिट्स में आता है, यूजर्स के बेनिफिट में आता है। ठीक है जी। अगला हमारा प्रिंसिपल आएगा बच्चों हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपने एक लैंड एंड बिल्डिंग ली है 5 लाख रुपीस की, और जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपनी बना रहे हैं इस बिल्डिंग की वैल्यू सपोज 7 लाख हो गई और हो सकता है 4 लाख भी हो जाए। लेकिन हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट ये कहता है कि हम लैंड एंड बिल्डिंग को इसी वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, ना इस पे ना इस पे। देखिए ऐसा होता क्यों है, सपोज एक बंदे ने लैंड एंड बिल्डिंग ली 5 लाख की, उसको लग रहा भाई मेरी लैंड एंड बिल्डिंग तो 7 लाख की होगी, वो कहता है मैं तो एट द एंड ऑफ द ईयर 7 लाख करूंगा। लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर्सनल बायस का मतलब होता है लोगों की सोच से प्रभावित हो जाएगा, जो कि अकाउंट्स फिर जो है ट्रू पोजीशन नहीं दिखाएगा बिजनेस की। नेक्स्ट कंसेप्ट है बेटा डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ये कहता है जब भी कोई ट्रांजैक्शन की जाती है उसके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट, और वो भी सेम अमाउंट के। मतलब सपोज आपने गुड्स सोल्ड करे हैं ऑन कैश, तो आपके पास क्या आया है, कैश आया है, तो आप कैश अकाउंट को क्या करेंगे बच्चों, डेबिट करेंगे। और आपके पास से गया क्या है, गुड्स गए हैं, मतलब आपने सेल्स की है तो सेल्स को आप क्रेडिट करेंगे, और इन दोनों का जो अमाउंट है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसे बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। अब जो मैं आपको अगले समझाने जा रही हूँ ना 2 कंसेप्ट्स, वो आपस में बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे हमारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट।
मतलब हम कब समझेंगे कि रेवेन्यू जो है हमारी बिजनेस में जनरेट हुआ है, ये तब रिकॉग्नाइज होगा व्हेन वी हैव एंटर्ड इनटू द ट्रांजैक्शन। एग्जांपल से समझते हैं, सपोज आपको किसी ने ऑर्डर दिया 1 जनवरी को, आपने उनको सेल किया गुड्स 20 जनवरी को, और आपके पास इस सेल से कैश आया 29 जनवरी को, तो ट्रांजैक्शन इस दिन रिकॉर्ड की जाएगी एज सेल्स, या इस दिन की जाएगी, या इस दिन की जाएगी? ट्रांजैक्शन इस दिन की जाएगी जिस दिन हम उनको अपने गुड्स भेजेंगे, जिस दिन ऑनरशिप ऑफ गुड्स जो है ट्रांसफर हो जाएगी और हम लायबल बन जाएंगे उससे, उसके लिए कैश लेने के लिए। उस दिन ये ट्रांजैक्शन जो है रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कंसेप्ट के कारण उस दिन ये ट्रांजैक्शन को हम पहचानेंगे, इसको उस दिन पहचान दी जाएगी। अगला कंसेप्ट है मैचिंग कंसेप्ट। देखिए, अब ये कंसेप्ट कहता है कि पहले तो आप जो है ना ये पहचानो कि कितना खर्चा करके आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर पाए हैं। पहले मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। सपोज आप लोगों का पेन बेचने का काम है, आप कहीं से पेन लेते हैं और आगे उसको बेचते हैं। सपोज पहले आपने 10 पेन्स खरीदे 10 रुपीज़ ईच के, तो जो आपका एक्सपेंस हुआ वो हुआ 100 रुपीज़। ठीक है जी। अब आप एक साल में यहाँ से सिर्फ 5 पेन बेच पाए और वो आपने बेचे 20 रुपीज़ पे, तो आपकी जो रेवेन्यू जनरेट हुआ वो हुआ 100 रुपीज़। तो क्या आपने साल में कोई प्रॉफिट ही नहीं कमाया? तो ये कंसेप्ट ये कहता है कि पहले देखो आपको कितना रेवेन्यू मिला है, कितना पैसा आया है, उसके हिसाब से देखो उस साल आपने कितना खर्चा करा है। मतलब जो इस साल हम अपना एक्सपेंस मानेंगे ना, वो भी सिर्फ 5 पेन्स का ही मानेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि हमें 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि expense incurred to earn the revenue should be recognized as expense in the year revenue is recognized। मतलब पहले आप देखो कि आपको कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, उसी के बेस पे उतने को ही आप अपना एक्सपेंस मानेंगे। बेटा इसी कंसेप्ट करके ना हम एडजस्टमेंट्स करते हैं, ये आप लोग आगे जाके ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे जब फर्दर चैप्टर्स पढ़ेंगे। एडजस्टमेंट्स करते हैं अपने प्रीपेड एक्सपेंसेस की या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। ठीक है जी। नेक्स्ट कंसेप्ट है बच्चों हमारा 8th हो गया, हमारा लास्ट इज वेरीफिएबल कंसेप्ट। किसी किसी बुक में इस कंसेप्ट को लिखा है ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। देखिए, ये कंसेप्ट ये कहता है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो ना, तो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। वी शुड हैव अ डॉक्यूमेंट जिससे हम ये वेरीफाई कर सके क्या ये सच में ट्रांजैक्शन हुई थी। इससे क्या होता है, हम अपने बिजनेस को पर्सनल बायस से बचा सकते हैं। जो ट्रांजैक्शंस हैं उनका हमेशा हमारे पास एक रिकॉर्डेड एविडेंस होता है, जिसको हम बोलते हैं अपनी बुक्स में वाउचर्स। जैसे कि ये मैं आपको आने वाली वीडियोस में समझाऊंगी वाउचर्स क्या होते हैं, क्या वेरीफिएबल डॉक्यूमेंट होता है हर ट्रांजैक्शन का, तो आप इसको ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे। टूट गया फोन। हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस बेटा 3 तरह के होते हैं। पहला होता है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ये कन्वेंशन बेटा कहता है कि हमें अपने यूजर्स को सफिशिएंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ। इसका पहला एग्जांपल है कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होता है, सपोज आपका कोर्ट में ना कोई केस चल रहा है और अगर आप उस केस को हार जाएंगे तो आपको बिग अमाउंट देना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि ये बात भी आपको अपने यूजर्स को बतानी चाहिए। दूसरा इसका एग्जांपल हो सकता है जैसे कि आपने चेंज किया है इन दी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, तो ये बात भी आपको अपने यूजर्स को बतानी चाहिए। या फिर हो सकता है जैसे आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है, उसकी मार्केट वैल्यू में चेंज आया है, तो वो भी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में चेंज आया है, तो ये भी आपको अपने यूजर्स को बताना चाहिए। ये कहलाता है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, जो कहता है कि हमें सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अपने यूजर्स को देनी चाहिए जो उनके डिसीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों। अगला बच्चे प्रिंसिपल है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। बेटा ये जो प्रिंसिपल है ना, ये एक्सेप्शन है, ये 1 मार्क बहुत बार पूछ लिया जाता है पेपर में। एक्सेप्शन है टू द कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर।
अब बच्चे ये प्रिंसिपल ये कहता है कि हमारे लिए वही इंफॉर्मेशन मटेरियल है जो यूजर्स के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करे। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कोई भी इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है ना, तो हमें वो फालतू में बताते नहीं रहना चाहिए अपने यूजर्स को, ये ऐसा है जी, ऐसा है जी, ऐसा है जी, क्योंकि इससे क्या होगा, जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होंगी ना, वो फालतू में ओवरबर्डन हो जाएगी। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, मटेरियलिटी का जो प्रिंसिपल है कि एक चीज़ यूजर के लिए मटेरियल है या नहीं है, इट ऑल्सो डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू, मतलब कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। सपोज जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि एक जो फर्म है या आप कह लीजिए एक जो एंटरप्राइज है या फर्म है, उसका टर्नओवर बच्चे होता है सेल्स। उसका टर्नओवर जो है साल का 10 लाख रुपए है और उसने 5 लाख रुपए स्पेंड कर दिए अपनी बिल्डिंग को रिपेयर करने के लिए। और सेम एक और एंटरप्राइज है जिसका टर्नओवर है बच्चों 15 करोड़, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 15 करोड़ है, और उसने भी स्पेंड करे हैं 5 लाख रुपए अपनी बिल्डिंग को रिपेयर करने के लिए। तो इस फर्म के लिए ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये बिल्कुल भी यूजर्स के काम की नहीं है, ये इमैटेरियल इन्फॉर्मेशन है। और जो ये फर्म है इसके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने यूजर्स के को बताना। अब ये दोनों बताई कैसे जाती हैं? ये बताई जाती हैं बैलेंस शीट में बच्चों, ये बताई जाती हैं बैलेंस शीट में फुटनोट देके, क्योंकि इसकी कोई चैनल एंट्री तो आप पास कर ही नहीं सकते हैं। एक बैलेंस शीट में आप फुटनोट दे देंगे जी, अब हमने अपना डेप्रिसिएशन का मेथड जो है चेंज कर लिया है, या हमारे ऊपर एक कंटिंजेंट लायबिलिटी ड्यू है, मतलब कि हमारा कोई कोर्ट में, एक एग्जांपल है कंटिंजेंट लायबिलिटी का। कंटिंजेंट लायबिलिटी एक्सप्लेन करने के और भी बहुत तरीके हैं कि हमारा सपोज कोर्ट में केस ड्यू है जी 2 करोड़ का, अगर हम हार जाएंगे तो हमें वो पैसा देना पड़ेगा। ठीक है बेटा। लास्ट प्रिंसिपल है बच्चों कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, या फिर आप कह सकते हैं प्रूडेंस। बेटा बच्चे प्रिंसिपल प्रूडेंस के नाम से तो याद कर लेते हैं, लेकिन कंजर्वेटिज्म भूल जाते हैं, और ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हर स्कूल में हर पेपर में किसी ना किसी तरह से पूछा ही जाता है। प्रूडेंस का मतलब होता है बच्चों, डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। मतलब कहने का क्या हुआ, बिजनेस जो है ना अपने आप को बहुत सेफ लेके चलता है। देखिए जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपनी बंद करते हैं, क्लोज करते हैं, तो हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू डालते हैं। अब क्लोजिंग स्टॉक की 2 वैल्यू हो सकती है ओनर के पास, या तो कॉस्ट प्राइस जिस पे उसने खरीदा था, या उस टाइम पे उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। वो क्या करता है, जो भी इन दोनों में से लो है उसी पे ही अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड किया जाता है। तो पहली बात हुई, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। ठीक है बेटा। दूसरी बात होती है जैसे कि हम अपने देखो हम प्रोविजन क्यों बनाते हैं फॉर डाउटफुल डेट्स? इस डर के बनाते हैं ना कि फ्यूचर में हो सकता है मेरा कोई डेटर जो है वो बैड डेट हो जाए। बैड डेट मतलब वो कह दे जी मेरे पास तो पैसे नहीं है आपको देने के लिए, मैं बैंकरप्ट हो गया हूँ, तो हम उसके लिए प्रोविजन बना के रखते हैं। ये प्रोविजन होता क्या है? बेसिकली बेटा हमारा अपना प्रॉफिट होता है। हम ये लेके चलते हैं कि भाई देखो अगर मेरे को सपोज मार्केट से 8 लाख रुपए आने हैं डेटर्स का, हम ये अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से कि भाई हर साल कितने के डेटर्स हैं जो पैसा देने को मुकर जाते हैं। सपोज उनको समझ आता है कि हमारे हर साल जो डेटर्स हैं ना 5% है जो हमें पैसा देने को मुकर जाते हैं। तो बिजनेसमैन क्या करता है, वो इसका 5% कितना हुआ बच्चों, 40,000 समझ लीजिए गुल्लक बना लेता है अपने बिजनेस में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के नाम की, उसमें डालता है कि भैया कल को आने वाले साल में अगर मेरे को 5% डेटर्स ने एकदम पैसा देने को मना कर दिया तो मुझे दिक्कत ना हो, मेरे पास कहीं पैसा पड़ा हो जहां से मैं अपना वो लॉस कवर कर सकूं। तो जब भी बैड एप्स होंगे ना, वो अपना पहला लॉस यहीं से रिकवर करेगा जो उसने प्रोविजन बनाई होगी। तो ये होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इसी करके जो है बिजनेसमैन प्रोविजंस बनाते हैं डाउटफुल डेट्स के लिए। दूसरा एग्जाम्पल बच्चों इसका हो सकता है, अगर हमारा कोई लॉ केस पेंडिंग है, अगर हमारा कोई लॉ केस पेंडिंग है तो हम उसके लिए भी क्या करते हैं, प्रोविजन बनाते हैं। ये मैं फिर बोल रही हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बड़े ध्यान से समझिएगा, ये हर स्कूल में पूछा जाता है। इसका ना एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि इससे क्या होता है बच्चों, सीक्रेट रिजर्व्स बन जाते हैं। सीक्रेट रिजर्व्स क्या होते हैं, अगर आप समझें, जो ये प्रोविजंस होती हैं हम ये कहाँ दिखाते हैं अपनी बैलेंस शीट में, हम ये बैलेंस शीट में अपनी लायबिलिटी साइड दिखाते हैं। हम ये प्रोविजंस कहाँ दिखाते हैं अपनी बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड दिखाते हैं। तो हम तो दिखा रहे हैं कि बिजनेस के लिए हमें ये पैसा किसी को देना है, जब किसी हमने ये अपना ही प्रॉफिट निकाल के साइड पे रखा हुआ है, तो इससे ना सीक्रेट रिजर्व्स बन जाते हैं। इसका मतलब है जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट होता है ना, जो प्रॉफिट होता है वो एक्चुअल प्रॉफिट से कम दिखता है। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा प्रॉफिट होता है वो हमारे एक्चुअल अकाउंट प्रॉफिट से बच्चों क्या होता है, कम दिखता है। और बैलेंस शीट में हम अपने बिजनेस की ट्रू पोजीशन नहीं दिखा पाते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सारी प्रोविजंस, अच्छा हाँ एक बात और, कन्वेंशन
और कंसेप्ट में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है ये सारे प्रिंसिपल्स, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब होता क्या है बच्चों, जो हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट होता है ना, जो हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट होते हैं वो हमारी बेसिक अजम्पशंस होती हैं जिसके बेसिस पे हमने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी होती हैं। जबकि किसी जो कन्वेंशंस होते हैं ना, ये पर्सनल जजमेंट से होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर बिजनेस करे, जरूरी नहीं है कि हर बिजनेस जो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना के चले। तो ये जो होते हैं ना कन्वेंशंस जो होते हैं, ये पर्सनल जजमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब कोई बिजनेस सोचता है कि उसके लिए कौन सी इंफॉर्मेशन मटेरियल है। सपोज एक बिजनेस सोचता है कि मैं तो बताऊंगा भाई अपने बिजनेस वालों को सबको कि मेरी कंटेंजेंट लायबिलिटी क्या है। दूसरा कहता है मैं एक नहीं बताना चाहता भाई, मेरी बिजनेस लायबिलिटी में बता दूंगा कंटेंजेंट लायबिलिटी है, तो कल को मेरे जो पार्टनर्स हैं वो जो मेरे इन्वेस्टर्स हैं वो मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। पर देखो ये बताना तो चाहिए, ठीक है ना। अब ये हर एक का अपना एक पर्सनल व्यू है, वो इसको कैसे ट्रीट करते हैं ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, फर्म टू फर्म वेरी करता है। लेकिन जो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं वो बेसिक एग्जाम्पशंस हैं जो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में हेल्प करती हैं। ना ये इसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है बच्चों, ना इसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, और ना ही इसकी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं। जो कन्वेंशंस हैं ये हमेशा बैलेंस शीट में फुट नोट में दिए जाते हैं। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इस वीडियो को एक दो बार देखिए, आपके कंसेप्ट्स बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे, और प्रूडेंस करना मत भूलिएगा।